नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। जैसा कि हमारी CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2000 की सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने आपको टेक के जो 75 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको लगभग कवर करा दिए हैं 1500 से भी एबव में। ठीक है, 1500 से भी एबव में पड़ी हुई है। आप उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या आप सर्च कीजिएगा फोकस विद अस हमारा चैनल। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, जितने भी लेक्चर्स की PDF चाहते हैं, तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आराम से वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आराम से ज्वाइन करने के बाद हम आपकी बात करने वाले हैं आज टेक नॉन टेक के जो आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। आपके नॉन टेक के जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे उस पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन टेक के कितने क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ठीक है, देखिए टेक के तो सभी को पता है कि आपके 75 क्वेश्चन होंगे। अगर पूरा पेपर देखा जाए तो पूरा 100 का होगा, जिसमें आपके 75 टेक के होंगे, मतलब आपके टेक्नोलॉजी के होंगे, जो भी आपके ट्रेड है ऐसे बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी आपके 25 जो होंगे वो नॉन टेक के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके दो चीज़ें आएंगी, केवल और केवल मैथ और रीजनिंग। याद रखिएगा, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आपके आने वाली है 25 क्वेश्चंस के अंदर। तो आज का जो वीडियो रहेगा मेनली वो रहने वाला है आपकी रीजनिंग की, कौन कौन से टॉपिक आप रीजनिंग से कवर करेंगे, तो जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे 25 में से आपको देखने को मिल जाएंगे और आराम से उसके आंसर्स आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं, टॉपिक लिए हैं, वो ढूंढ के लिए हैं, क्योंकि इन्हीं में से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए टाइप हो सकते हैं, यहाँ पे 9 टाइप मैंने लिखे हुए हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर, क्लॉक, डाइसेस, डायरेक्शन, मिरर और वाटर इमेजेस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलोलिज्म। ठीक है, सिलोइज्म। तो यहाँ पे जो आपकी चीज़ें आने वाली हैं, मैं सारी 1 से 2 वीडियो अगर मैक्सिमम चाहिए, अगर कम वीडियो एक टाइम की बनेगी तो फिर 2 से 4 वीडियो बन जाएंगी। और अगर 1-1 घंटे की वीडियो बनेगी तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 से 3 वीडियो में ये सारा ख़त्म होना चाहिए। फिर ठीक उसी तरह से मैथ में भी लाएंगे। जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके मेनली हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज़ हमारी बढ़ती रहेगी। ये इतनी इजी रीजनिंग है, इतनी इजी रीजनिंग है, केवल देखकर आप आंसर बता सकते हैं कि आपके आंसर्स क्या क्या होंगे। देखिए, अब अगर आपके कुछ होते हैं ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए ऑड वन आउट। ऑड वन ऐसे करके होता है। तो ऑड वन आउट का यहाँ पे मीन्स है आपके 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। जैसे दे रखा होगा आपका, मैं लिख लेता हूँ, शिमला। ठीक है, ऑप्शन ए में हो गया हिमाचल, दिल्ली एंड लखनऊ। तो इनमें पूछ रहा है कि इनमें बताइए कि अलग क्या है। तो देखिए, ऐसे आपसे ये जो ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस होंगे वो आराम से इनको आपको याद ही करना होगा। मेनली आपको पता होना चाहिए कौन क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें हिमाचल की, तो क्या है आपको पता है, एक राज्य है। दिल्ली भी आपकी यूनियन टेरिटरी और राज्य में आती है। शिमला आपकी क्या है, हिमाचल की एक तरीके से मान सकती है, उसकी कैपिटल है। और लखनऊ भी क्या है, कैपिटल है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि शिमला और लखनऊ एक जैसी कैपिटल्स हो सकती हैं, हिमाचल राज्य हो सकता है, लेकिन दिल्ली जो होती है वो दोनों में आती है, यूनियन टेरिटरी में और आपकी राज्य में भी आती है। तो मोस्टली आपकी जो ऑड वन आउट होना चाहिए वो दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो ऑड वन आउट में होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड नहीं करते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बस आपको ये समझना होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमें समझ के रखना है। मेनली जैसे आपकी कैपिटल्स हो गई, करेंसीज हो गई, या फिर कहीं की लैंग्वेज पूछी जा सकती है, आसपास की कंट्रीज़ की कैपिटल पूछी जा सकती हैं। तो जो चीज़ें पूछी जाती है वो आपकी ऑड वन आउट में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से। जितने भी मैक्सिमम करा सकते हैं वो हम सारे यहाँ पे कराएंगे, आपको जितने भी करा सकते हैं मैक्सिमम में।
ठीक है, तो पहला हम शुरू कर रहे हैं। पहले आप नाम देख लीजिए। पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लोक, डाइसेस, डायरेक्शन, मिरर और वाटर। इसमें देखिए क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पहले हम सारा मिटा के अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ा सकते हैं 1 2 3 4। कैलेंडर बड़ा होगा, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, कैलेंडर भी छोटा हो सकता है। क्लॉक, चलो क्लॉक तक पढ़ा देते हैं, बाकी डाइसेस वगैरह बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। डाइसेस, डायरेक्शंस, मिरर, ये सारी बाद में आराम से हम समझा देंगे। कंफ्यूज मत हो ना, बहुत अच्छा बोर्ड है ये बोर्ड नहीं है, असल बात तो ये मेरा गेट है, और गेट पे मैंने एक प्लास्टिक लेयर आती है उसको यहाँ पे चिपका रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है हमारे बोर्ड की तरह, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। जुगाड़ होती है इंडिया में, वही चलती हैं। तो पहला है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। तो पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में हमें देखना क्या, देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ केवल आप आंसर देखते ही बता सकते हैं। बस मेरी ट्रिक और मेरे तजुर्बे को आप अपने साथ में लेके चलिएगा। सपोज़ कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे एक बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन देखूँगा, बी एम डू है, ऐसे लिखा होता है ना, बी एम अगर डू है तो ई बी का आंसर क्या होगा, ऐसे आपको बताना होगा कि ई बी का आंसर क्या होगा। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में आएगा, जिसमें आपको हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो सकता है आपसे पूछा जाए बी एम डू, कॉमा लगा के पूछ जाते हैं ना, ऐसे फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट वन आउट, ऐसे बताना होता है आपके कि क्या आने वाला है। तो बस इसका बहुत इजी तरीका होता है, बस हमें ए बी सी डी याद रखनी है। बचपन में सिखाई जाती है ना ABCDEFG, बस जिसको ये ABCD पता है वो आसानी से कर सकता है, इसको नहीं पता है तो वो कन्फ्यूज़ हो सकता है, काउंट करेगा A1 B2 C3, ऐसे 1 2 3 काउंट करेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है काउंट करने की, हमें पता है। याद रखो जो 5 नंबर्स होता है, 5 जो होता है ऑड नंबर होता है, लेकिन 5 जो नंबर होता है बहुत ईजी से याद करने का चीज़ होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये आपका अभी लिख लेता हूँ पूरा। ऐसे, ठीक है। अब ये ई ज्योति, आप इसे याद कर सकते हैं ई ज्योति, लेकिन वैसे तो हमें सारे याद हो गए हैं, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बस आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। इसका आंसर मैं अभी, आप कई बच्चों ने निकाल भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो तरीका बता रहा हूँ वैसा तरीका है, उसी का आप फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। जैसे ई होता है 5, जे होता है 10, ये होता है O15, और टी होता है आपका 25, सॉरी 20, और बाई होता है आपका 25। अब देखिए ई से पहले अगर कोई आपको नंबर पता होगा, ई से पहले क्या आता है ABCD, बस है ना। ई और जे के बीच GHI, ओ के बाद KLMN, PQRS और UVWX, ये चीज़ें इसके बीच में आती हैं। अब अगर ये लिखा हुआ है BM तो तुरंत हमें पता है B कितना होता है, 2 होता है। इसके ऊपर नंबर लिखना नहीं होता है, एक तरीके से ये आपको लिखना नहीं है, माइंड में काउंट होना चाहिए कि E अच्छा B है 2, M कितना होता है, सीधे बता होना चाहिए आपको 13 होता है। अब 13 कैसे पता है, आपको पता है ना 26 लेटर्स होते हैं, उसमें बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो 13 होता है, और 13 आपको याद रखना है M होता है, ठीक है, 13 होता है M। अब B 2 से M जा रहा है, चलो चलते हैं भाई, 2 से M जा रहा है, फिर D होता है 4, और ये होता है आपका O कितना होता है, याद रखना, अभी मैंने बताया 15 होता है। तो बस हमें तुरंत देखते हुए मिल रहा है कि यहाँ से हम जा रहे हैं पहले नंबर पे तो हमें +2 हो रहा है, यहाँ से 2 जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। इसका मतलब सीधे से हमें नज़र आ रहा है कि हम हर स्टेप में 2 पे कूद रहे हैं, बस हो गया, आंसर हो गया। E कितना होता है, 6 होता है ना, सॉरी 5 होता है, और 2 7, और 7 पे आपको पता होना चाहिए F, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना आपको डायरेक्ट पता होगा G आपका होता है ना, तो आपका आंसर क्या इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा G। और B कितना होता है, सॉरी B होता है 2, और 2 से 2 आगे तो D, बस GD आंसर हो गया इसका। इस तरह से बहुत आसानी से किसी भी लंबी क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं। लंबी सीरीज़ भी होती है, 3 वर्ड दे रखे होंगे, जैसे आपका GMW, 4 वर्ड्स के भी होते हैं, A, सॉरी नंबर नहीं, वर्ड ही पहले देख लीजिए,
EHOP ऐसे वर्ड होते हैं। फिर कॉमा में ऐसे एक और वर्ड होगा और कॉमा में क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा। बस कुछ नहीं करना, आपको सीरीज़ ढूंढनी है। या हो तो ये तो हो सकता है ये कि सीरीज़ ऐसे चले, या हो सकता है पहले की, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की, इस तरह से ही चले। बस आपको नंबर ये नहीं पढ़ना है। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद तुरंत नंबर काउंट करना है। जी कितने पे होता है, जी कितने पे होता है आपको पता होना चाहिए। 8 पे होता है, सॉरी 7 पे। फिर उसके बाद एम कितने पे होगा आपको पता है, 13 पे होगा। डब्ल्यू कितने पे होगा, अब डब्ल्यू कितने पे आएगा, टी, टी के बाद ही तो आएगा STUVW, UVW यानी कि 23 हो जाएगा इसका। उसके बाद A1, इसके बाद इस पे कितना है, ऐसे ही आपको देखना है कि जी से कितना हो रहा है, ई हो रहा है, ई कितना होता है 5 हो रहा है, मतलब 2 कम हो रहा है या -2 हो रहा है। ऐसे एच कितना होता है आपको देखना है, और एच कितना होता है आपको पता है, अभी बता दिया। HGH तो 8 हो गया, तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, 8 हो गया यहाँ पे। इस तरह से आप मतलब काउंटिंग करते हैं, बस नंबर आपको डायरेक्ट रखने हैं। नंबर डायरेक्ट रखने के बाद ये सब मन में चलना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन से। पहले तो आपको इसे प्रैक्टिस करना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। कॉपी पे प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है 1 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन मिल जाए, बस मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके प्रैक्टिस की अगर आप कहें प्रैक्टिस के लिए PDF, तो PDF आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने अभी किरण की एक जो PDF होती है मैथ की वो भी डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वरना 2-3 क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं बुक ले लेता हूँ क्योंकि बुक में ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे दिमाग से बनाना ईजी नहीं होता है। ACEGNPRT/ और डबल ड्रैश में, ठीक है। और उसके बाद ADGJ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये आप आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, KORT, ठीक है, PJWO FINR, और उसके बाद आंसर। ये 2-3 ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन मैं वैसे PDF अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आपके आते हैं तो आपको डरना बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी होंगे और टाइम भी आपका बहुत कम यूज़ होगा जब आप इस तरह से कोई सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करना है, बस नंबर रखना है, क्योंकि नंबर से हम आपको पता है ना 3 2 5 होता है, 7 और 6 आपको पता है ना 13 होता है। तो इस तरह से नंबर पर हम पकड़ बहुत अच्छी होती है, बचपन से ही नंबर जोड़ना घटाना सबको आता होता है, लेकिन ABCD किसी को जोड़ना घटाना थोड़ी होता है। तो इसलिए इनको नंबर में कन्वर्ट कर लो माइंड में ही। ए पता है हमें 1 है, 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 1 3 5, मतलब 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही ये 14 होता है, ये आपका 16 होता है, ये आपका 18 होता है, ये 20 होता है, बस हो गया। मतलब ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए, और ये बस सारे काउंट कर लो और आपको आ जाएगा। नहीं पता है आपको, ई ज्योति वाला मैंने फार्मूला बता दिया, कैसे रखोगे ई ज्योति। जैसे अब जे नहीं पता हमें कितना होता है, जे तो पता ही है, डायरेक्ट नज़र आ रहा है, ये 10 होता है, 5 10 15 20 25 ऐसे सीरीज होता है। इसका मतलब है सीधे हमारे पास जे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर हमें डी तो नहीं पता कर सकते, जैसे हम बड़ा नंबर फाइंड करते हैं, जैसे डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू कितना होता है, टी के बाद ही आता है डब्ल्यू, STUVW, WXY। अब देखो टी के बाद नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ लो XY, मतलब 2 नंबर कम आ रहा है ना 22 से, तो 23 हो जाएगा, ऐसे ही पढ़ लो। तो पीछे आगे पीछे करके आप इसे याद कर सकते हो, और याद करने के लिए आप इसे लिख भी सकते हो, जैसा चाहें आप वैसे कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर में करोगे ना तो बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लगाते हैं, ये सिर्फ बेसिक फार्मूला, क्योंकि जैसे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है वैसे ही हम आपको सिंपल समझा दे रहा है, और आपको ब्रीफ पढ़ना हो, बहुत अच्छे से पढ़ना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कीजिएगा, या नीचे कमेंट कीजिएगा इसी वीडियोस के नीचे, तब हम आपको बताएंगे कि हम पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। तो इसलिए हम आपको
मेनली टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आप बताइएगा, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उसी के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास ब्लड रिलेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें ब्लड रिलेशन में याद रखिएगा, जैसे ब्लड रिलेशन में आपके 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन कैसे, पहला जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो सीधे डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है आपका। तो मेनली जो आपकी यहाँ पे बात आने वाली है वो वही मैं बताऊँगा आपके। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं मिलते। एक आपको मिलेगा कि A+B, अगर आपने बैंक के एग्ज़ाम देखे होंगे, A+B भाई, A B का भाई है ऐसे लिखा होता है, ए का AB का भाई है ऐसे लिखा होता है। वो चीज़ें होती हैं, वो एडवांस में पहुँच जाती हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं बताने वाले। जो आपके आने वाली चीज़ें हैं वही हम आपके यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके आने वाले हैं वो पहले तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन कैसे, डायरेक्ट रिलेशन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक आदमी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये मेरे यह मेरे पोते के, ठीक है, ऐसे बोल सकता है, यह मेरे पोते के पति की, ऐसे बोल सकता है, पोते के पत्नी की बोल सकता है, पोते के पति की बोल सकता है। आप कंफ्यूज करने के लिए आपको वो अलग अलग वर्ड्स दे सकता है, याद रखिएगा, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। आपको उसका आंसर, क्योंकि जब वो क्वेश्चन बोलेगा ना तो आंसर एक नन ऑफ दीज भी दे देगा, नन ऑफ दीज आपको मिल जाएगा आंसर। अब तो कंफ्यूज क्या आंसर होगा नहीं होगा। तो याद रखिए, जब आप श्योर हैं तब आप आंसर टिक 4th मारिए, नन ऑफ दीज, तभी आप सही हो पाएंगे। कई बार मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें कई बार लगभग आपके 5 से 10 क्वेश्चन 100 में से नन ऑफ दीज के सही होते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज भी आपका आंसर होता है। तो इसमें डायरेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तस्वीर लटक रही होगी, उसमें पूछा जाएगा मेरे पोते की पत्नी की भाई क्या हुआ आपका, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या आप पूछा जा सकता है आपकी बीवी, ऐसे पूछा जाता है आपकी बीवी के भाई के ससुर आपके क्या लगेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टाइप आएगा, पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है इनको। फिर दूसरे टाइप में आते हैं आपकी पीढ़ी वाले, ठीक है। पीढ़ी के शब्द कैसे आते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एग्रीगेशन बोल सकते हैं, या फिर आप पीढ़ी के बोलेंगे। इसमें आपकी पीढ़ी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको हिंदी में समझ में अच्छे से आ जाए। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं ये। बस ये दो टाइप के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन और पीढ़ी दर पीढ़ी वाले। पीढ़ी दर पीढ़ी में आपको जैसे 3 पीढ़ियाँ होंगी, एक तो दादा की होती है, एक इसके यानी कि प्रेजेंट वाली, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं दादा की यानी कि एक पापा की, और एक बेटे की। तो ये 3 पीढ़ियाँ आपकी ऐसे बनती हैं। अब करने कैसे होते हैं सॉल्व क्वेश्चन, बहुत इजी तरह से इसको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करने हैं। पहला है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, पहले डायरेक्ट रिलेशन का एक क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे श्याम कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। श्याम ने कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पति के पोते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए इसको। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, इस पे चलता भी नहीं है एक बार चलने के बाद। राम ने श्याम से कहा, ठीक है, ऐसे कहेगा। भैया राम है, कुछ भी कह दे, उसकी इच्छा है। राम तो भैया ऑर्डर देते थे, क्या तुम मेरे तुम ठीक है, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के, बहुत अच्छा लंबा सा क्वेश्चन है, पोते
हो। तो आपको बताना है श्याम राम का कौन है। अभी इसमें बड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन एक क्वेश्चन समझने के बाद आप समझ जाएंगे। अब ये देखिए, क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा से लिख गया। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पति के पोते हो। कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ब्लड रिलेशन के अगर क्वेश्चन है तो याद रखिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी। पहले तो आपको ढूंढना होगा लेडीज़ क्या है, कौन है, और जेंट्स कौन है। अब लेडीज़ और जेंट्स के लिए मतलब आदमी और औरत कौन है। अब आदमी औरत के लिए जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनने की प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि आप याद रख सकें, माइंड के नहीं, मैपिंग के थ्रू। माइंड मैपिंग होती है ये ऐसे, ये बहुत अलग टॉपिक है, वो हम बाद में बताएंगे। बस आप याद रखिए, आप इसमें से क्या ढूंढ सकते हैं, औरत और आदमी। जब ये दो चीज़ें आपको फाइंड हो जाएंगी ना, तब आराम से आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप समझिए अपने, आपके जो दादाजी हैं, आपके दादाजी के जो आपके बेटे होंगे, ठीक है, अगर दो बेटे हैं, एक तो आपके पापा होंगे और एक और होगा, तो वो क्या होगा, चाचा होगा। लेकिन उनकी बेटी क्या होगी, वो बुआ होगी। तो अलग अलग रिलेशन यहाँ पे निकलता है, इसीलिए हमें आदमी और औरत को यहाँ पे हमें देखना पड़ता है। ठीक है, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो इसलिए आदमी और औरत दोनों को हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। अब इनके लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ तैयार होता है। वो ग्राफ कैसी चीज़ होती है जो हमें सीधे आंसर बताने की चेष्टा रखती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं माइंड को मैप कर देती है कि हाँ अब हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। अब जैसे पहले तो हम लिख लेते हैं, औरत को हम मानते हैं हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और आदमी को जो भी होंगे उससे हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे लोग स्क्वायर से या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। हम क्योंकि जल्दी से बन जाता है हमारे पास ये ट्रायंगल, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैपिंग कैसे होती है, मैंने आपको बताई थी 3 स्टेजें। क्या है, पहली क्या होती है, दादाजी की, दादा दादी, ठीक है, ऐसे। फिर होते हैं पापा मम्मी, फिर होते हैं बेटा। अब इस तरह की ये 3 पीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे मान सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ देख लीजिए, अगर हमें किसी के बीच का रिलेशन शो करना हो, अगर हमें शो करना हो कि ये दोनों क्या हैं, आदमी औरत हैं, ठीक है, ये पति पत्नी है, लेडीज़ जेंट्स क्या हैं, अगर मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, अगर पति पत्नी का रिलेशन कहीं बन रहा है, तो मैं जो करता हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पति प्लस पत्नी, तो मैं उसको शो करता हूँ प्लस से। याद रखना, अगर आप पति और पत्नी को, पति, हाँ ठीक है, वैसे गलत लिखा हुआ है, पति और पत्नी अगर दो आपस में हैं तो इसको हम रिलेट करते हैं प्लस साइन से। ये हमें डायरेक्ट इंडिकेट कर देता है कि हाँ ये दो पति पत्नी है। ठीक है, और अगर भाई है या बहन है तो हम इसको ऐसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि ये पता चल जाता है कि ये भाई है। और क्योंकि भाई बहन, भाई भाई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, और भाई बहन को भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें रिप्रेजेंट करना, क्योंकि अगर आपकी ट्री बनती है, इसे हम बोलते हैं फैमिली ट्री। अगर आपकी फैमिली ट्री बनती है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे ये। ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि ये तो आपको एक ब्रीफ लेक्चर होना चाहिए इसका, हम तो आपको सिर्फ जल्दी जल्दी समझा रहे हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ब्रीफ लेक्चर में समझ लीजिए आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे सॉल्व करना है। तो वो मैंने आपको ओवर भी दे रहा हूँ। बाकी अगर लॉन्ग चैप्टर बनाऊँगा या अच्छे वीडियो बनाऊँगा तो उसमें सारी डिस्क्रिप्शन में एक एक पॉइंट आपको समझाऊँगा, और एक एक पॉइंट के थ्रू फिर आपके ऐसे माइंड में बस जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं, एक तरीके से मान के चलिए। फिर उसके बाद मैथ आएगी, मैथ के बाद इंग्लिश। इंग्लिश एज सब्जेक्ट है, सब डरते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उसमें से आपके पूरे पक्के मार्क्स आ सकते हैं। चलिए देखिए, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे, यहाँ पे 2 लोग हैं, राम और श्याम, याद रखिएगा 2 लोग हैं, राम और श्याम। तो जो राम है और श्याम है, इन दोनों में देखिएगा हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमारा रिलेशन क्या बनेगा, क्योंकि अगर राम का श्याम से पूछा है या श्याम का राम से पूछा है, तब अलग अलग आंसर्स बन सकते हैं। देखिए जैसे बनाता हूँ मैं, पहले इसको बनाता हूँ। तुम मेरे मतलब श्याम की बात करी जा रही है, लिख लेते हैं हम
श्याम। जल्दी से लिख लीजिएगा आप भी, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लिख के सॉल्व कीजिएगा। श्याम है इसका मतलब लड़का है, इसको ऐसे हम ट्रायंगल शेप में ले आते हैं। श्याम तुम मेरे पिता, तब ये जो है श्याम, ठीक है, ये कोई होगा और कौन है, इस किसके पिता। अब देखिए हमें ये जो ट्रायंगल बनाना था वो हम किसके पिता हैं, क्योंकि रिलेशन किसका दे रखा है, तुमसे नहीं दे रखा है, मेरे पिता से दे रखा है। तो मेरे पिता, ये मेरे रिप्रेजेंट कर रहा है राम को, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, राम। लिख सकते हैं हम श्याम को भी, क्योंकि अभी हम शाम को भी लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, इधर जगह नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ लिखेंगे श्याम। राम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्री बननी है। राम मेरे पिता, यानी कि इसके कोई पिताजी होंगे, ठीक है, ऐसे बना देते हैं मेरे पिता। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो, कि ये इसका बेटा है। अब बेटा कैसे पता लग गया, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये इसकी बेटा या बेटी होगी। और बेटा कैसे पता लग गया, क्योंकि ये ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर रहा है ये लड़का है, तो इसका मतलब बेटा ही हुआ। फिर उसके बाद पिता की पत्नी, भाई पत्नी है, प्लस में लगा के सर्कल बना दिया, कुछ नहीं करना है, प्लस में लगा के सर्कल बना दिया, मतलब ये पति पत्नी है। के भाई, इसका भाई होगा, पत्नी का भाई, ठीक है, पत्नी का भाई मतलब लड़का होगा। इसका पति है, इसका भाई है। अब इस ये अलग रिलेशन चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए, सॉरी, ये अलग रिलेशन चल रहा है, ये अलग फैमिली से हैं, वो अलग फैमिली से हैं। फिर क्या रखा है, भाई के पिता, इनके भाई के पिता मतलब इनके भी एक कोई पिताजी होंगे, ऐसे बना लेते हैं उसको। के पोते हो, भाई के पिता के पोते हो, मतलब इनके पिता के पोते, मतलब इसका पोता, तो इसका पोता कहाँ आएगा, इसी थर्ड स्टेज में आएगा, थर्ड स्टेज में ये पोता आ जाएगा। अब देखिए मतलब ये लाइन ऐसे बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए भाई, इसका पिता है, ये जो है इसका पिता है और ये इसका पोता है। पोता होने की कंडीशन यही होती है कि जब ये पिता हो इसका, कंडीशन यही होगी ना, तो यही हमारी बन जाएगी। अब देखिए हमें राम का श्याम से कंडीशन बताना है, तो श्याम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा श्याम। अब रिलेशन बहुत आसान है बताते हो भाई। आप सपोज करो, आप अपने आप को ही मान लो, ये आप हो, है ना, ये आप हो राम, और आपके पिता की जो पत्नी होगी, पिता की जो पत्नी होगी आपकी कौन हुई, माँ। और माँ का जो, माँ के भाई मामा, और मामा के बेटे, यानी कि आपके मॉम, वैसे तो भैया लगे, कज़न लगे, तो आप इसका आंसर सीधे दे सकते हो। अगर उसमें आंसर क्या क्या है, अब देखिए राम का श्याम से क्या रिलेशन है, एक तो मामा वाला भाई ऐसे बोल सकते हैं, ममेरा भाई बोलते हैं उसको, ममेरा भाई लिख लेते हैं, ममेरा भाई, ठीक है, ममेरा भाई है। अब देखिए रिलेशन बन गया ममेरा भाई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, श्याम राम का कौन है, श्याम राम का कौन है, ठीक है, श्याम जो है राम का कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब हमें डायरेक्शन इधर से देखनी है, तो रिलेशन हमें इधर से बनाना पड़ेगा। और अगर यही पूछ लेता राम श्याम का कौन है, मतलब राम श्याम का कौन है, अभी देखिए श्याम राम ने वो कहा था, लेकिन हमसे रिलेशन उल्टा पूछा जा रहा है, समझे, राम ने कहा था लेकिन रिलेशन हमसे उल्टा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, श्याम राम का कौन है, मतलब राम, ये श्याम जो है राम का क्या लगेगा। अगर यही उल्टा पूछ लेता तो देखिए मेरा भाई नहीं लगता, फिर क्या लगता, देखिए ये इसके पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ, और ये क्या हुआ फूफा, और फूफा के ये बेटे, तो ये हुआ फुफेरा भाई। समझे, अगर हिंदी में आपके आंसर मिलेंगे ना तो इस तरह मिलेंगे आपके, ममेरा भाई, फुफेरा भाई। इंग्लिश में आपको तो कज़न लिखा होगा, मैटरनल कज़न या पैटर्नल कज़न, ये इंग्लिश के वर्ड होंगे, और ममेरा भाई फुफेरा भाई। तो दो तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बस आप ध्यान रखिएगा डायरेक्शन किस साइड जा रही है। का मतलब है इसका रिलेशन इससे पूछा जा रहा है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में आप जो भी कमेंट करेंगे उसके आंसर्स हम आपको दे देंगे, ठीक है। मैं रफ किए दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, स्टॉप करके पॉज करके, राम ने श्याम से कहा, बाकी आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलें सब लोग, और मैक्सिमम जितना शेयर हो सके इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी स्टडी वाले ग्रुप हों, क्योंकि ये तो सभी के लिए कंपलसरी होता है। रीजनिंग पढ़ना सभी के लिए बहुत ईजी है। फिर दूसरा जो मैंने आपको टॉपिक बताया था पीढ़ी दर पीढ़ी, वो इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन ठीक जस्ट अपोजिट होता है। उसमें शादी हो गई होती है लोगों की। जैसे ही शादी का मतलब है यहाँ पे, जस्ट शादी का यहाँ पे मतलब है, ऐसे आपसे कह दिया जाएगा आपके पिता, ठीक है, मेरे पिता, मतलब मैं लिख देता हूँ, मैं ऐसे बना देता हूँ ट्रायंगल। कैसे बना दो, ट्रायंगल नज़र आना चाहिए। मैं पिता यानी पापा होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये भी ऐसे ही होंगे मेरे पापा, ठीक है। की पत्नी, के भाई या के बहन, ऐसा पूछा जा सकता है, के बहन की, अभी जैसे था ना, के बेटे या के बेटी, फिर उसके बाद यहाँ पे के बेटा या बेटी हो जाएगा, बेटा मान सकते हैं इसको, चलो बेटा। की पत्नी, ऐसे फिर आपका रिलेशन पूछा जा सकता है, ऐसे यहाँ पे आपके पापा के पापा, इस तरह से रिलेशन बनेगा कि आपकी पत्नी आपकी रिलेशन में आपके दादा की क्या लगी, ठीक है। ये भी पूछा सकता है आपके मेरे पापा की पत्नी के भाई के बेटे की पत्नी मेरी माँ की क्या लगी, इस तरह से क्वेश्चन आपकी पूछी जा सकती है। तो ये आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी के क्वेश्चन आंसर। लेकिन फिर भी आपके सारे आंसर्स इसी तरह से हो जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, बस ट्री बनानी है और ट्री के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स दे देने हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और पीडी इसके भी जो आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे उसकी भी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ पे क्यूरी करते रहते हैं। और अब ये बात क्वेश्चन पूछिएगा कि अभी हमारा एग्ज़ाम तो है ही नहीं, पड़ेगा, और इसका रिज़ल्ट कब आएगा, सॉरी एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगा। सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, एसएससी करवा रहा है, आपके एसएससी एचएसएल होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके देख लीजिए सेंटर के एग्ज़ाम हो रहा है, सेंटर के एग्ज़ाम जैसे आपका एनडीए हो रहा है, सीडीएस हो रहा है, और यूपीएससी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। और हाल ही में अभी बीईओ का भी एग्ज़ाम हुआ है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम पक्का होने तय हैं, तो बस आप प्रिपरेशन करते रहिए बहुत अच्छे से। फिर आपका आता है कैलेंडर। अब कैलेंडर को देखिए, कैलेंडर में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, बेसिकली आपके 2 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आपके मेनली दो टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे आपको दे रखा होगा, एक तो डेट दे रखी होगी, आपको डेट दे रखी है, जैसे आज कह देगा कि आज अगर शनिवार है, आज शनिवार है तो अगले हफ्ते, ठीक है, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते की 25, मतलब अगले हफ्ते बोल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 25, अगले हफ्ते नहीं कहेगा वो, आपको कह देगा सीधे बताइए 25 को क्या होगा। अगले हफ्ते वाले भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन मार्क क्या पूछा जाएगा। आज शनिवार है तो बताइए 25 को क्या होगा, यानी कि आज अगर आपकी डेट देख लीजिए जितनी भी होगी आप, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर रिपीट हो रहा है तो कल आपको पड़ जाएगा। इसका मतलब कल के हिसाब से मैं लेके चलता हूँ, कल मान के चलते हैं हम, कल आपकी है 17, ठीक है, 17 है, और हमें कब तक जाना है, 25 तक जाना है। तो बस आपको क्या रखना है, जो इसके मेन पॉइंट है वो बता दे रहा हूँ, बस उसको आप याद रखिए, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बनने वाले हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है, पहला पॉइंट कैलेंडर में याद रखिए, पहला पॉइंट होता है कि जो डे 1 जनवरी को होगा, ठीक है, वही डे आपकी 31 दिसंबर को पड़ेगा, ठीक है।
क्या समझे, अगर 1 जनवरी को जो डे होगा वही डे आपका 31 जनवरी को पड़ने वाला है, इतना याद रखिएगा। 1 जनवरी को जो डे वही 31 दिसंबर को पड़ने वाला है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए सपोज़ करिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 जनवरी को सोमवार था, मंडे था, ठीक है, 3 जनवरी 2020 कर लेते हैं, 3 जनवरी 2020 को मंडे था 2020, ठीक है, जो भी नज़र आ रहा हो 2020, 3 जनवरी 2020 को मंडे था। तो बताइए कि फिर आपका क्या है, 5 जनवरी 2021 को क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इजी है, मैंने बताया 1 जनवरी को जो होगा वही 31 दिसंबर को होगा। तो बस 3 का है ना, तो 1 का ढूंढ लीजिए। वही मंडे है तो मंडे से 2 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि 1 को जाना है, तो मंडे से 2 दिन पीछे जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, सैटरडे। इसका मतलब 1 जनवरी को हमारा निकल के आ गया सैटरडे यानी शनिवार, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं 5 जनवरी को, इसके भी 1 जनवरी को ढूंढो, हमें 31 मिलेगा, 31 को वही होगा, लेकिन फिर 31 के बाद हमें कितना जाना है, 5 तक जाना है, ठीक है, 5 तक जाना है। तो 5 तक के लिए सीरीज़ होती है, याद रखिए, क्योंकि सबको पता होगा 0 को हम मानते हैं, 0 हमारे लिए होता है एक तरीके से संडे, रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरु होता है, 5 शुक्र मान के चलिए, और 6 आपका शनि होता है, और जो 0 या 7 इसे ही कहते हैं 0 या 7। तो ये सिंपल सा केवल काउंटिंग में होता है। कई कई जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि बताइए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन कि बताइए 2 जनवरी 2019 को क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, उसके लिए नहीं है, बस आपको याद रखना है। ये सिर्फ हमारे लिए सिंपल वाले में जब क्वेश्चन आते हैं आपसे पूछा जाता है कि मतलब काउंटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि पहले 1 तारीख को एक पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सोमवार, दूसरा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 5वां शुक्रवार, शनिवार, ऐसे मान सकते हैं। तो अभी हमें 5 देखना है ना, 1 को अगर शनिवार था, तो अब दूसरी चीज़ इसी में समझ लीजिए, हर जो डे होता है वो अपने 7th डेज़ के छोड़ के बाद रिपीट होता रहता है। 7 डे के बाद वही नंबर आता है, वही डे आता है जो आपका आज डे है। सपोज़ आज अगर 17 है और 17 को आपका अगर मंडे है, सॉरी सोमवार है, ठीक है, और अगर सोमवार है तो फिर ठीक 7 डेज़ बाद, मतलब 7 7 14 24, यानी 24 को फिर से क्या हो जाएगा, सोमवार, फिर से ठीक 7 डेज़ बाद +7, इधर भी +7, 7 डेज़ बाद फिर 24 और 7 31, क्या बनेगा आपका, सोमवार। इस तरह से ये चलती रहती है पूरी सीरीज़। तो देखिए, ठीक हमें क्या ढूंढना है, 1 को है, 5 को ढूंढना है। वैसे तो 5 काउंट कर लीजिए, शनिवार, सैटरडे, ऐसे मंडे, लेकिन हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम 7 पे पहुंचेंगे। यानी 1 को अगर शनिवार है तो 7 को भी, सॉरी 1 और 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा ना। इसका मतलब है 8 को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब शनिवार आ गया 8 को, इससे 3 कदम पीछे चले जाओ, 5 पहुंच जाएंगे भाई। शनिवार से 3 कदम पीछे जाएंगे तो क्या पड़ेगा हमारा, बुधवार, है ना। पीछे 1 कदम शुक्र, फिर शुक्र, ये आपका शुक्र, बृहस्पति, बुध, तो यहीं पे आ जाएंगे हम। तो इस तरह से आप पीछे जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं बस नंबर की मदद से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज अगर शनिवार है तो 25 को क्या हो जाएगा, आज 17 है ना, और 25, यानी कि यहाँ से कितना डिफरेंस है, देख लीजिए यहाँ कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो अगर हम 7 में +7 जोड़ें तो फिर यानी 24 को क्या मिलेगा, हमें शनिवार मिलेगा। लेकिन हमसे तो एक आगे दिन पूछ रहा है ना, तो शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार। तो 25 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। बस ये आंसर आ जाएगा इस तरह से हमारा डायरेक्ट। ठीक है, इसके 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और ज़्यादा। बस ये सारे पॉइंट जितने भी हैं वो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझा दें। लेकिन अगर ब्रीफ लेक्चर चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये मैक्सिमम चांसेस में मैं बना पाऊँगा टाइम निकाल के आपके लिए।
लाइक करते चलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि मोटिवेशन हमको मिलता रहे। जितने भी चांसेस होते हैं हम मोटिवेशन के लिए ही आपके पास आते हैं, ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए इसके, यहाँ से मैं देख लेता हूँ एक दो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंक रखी हुई है अंदर लेकिन फिर भी ये नीचे बैठ जाती है इंक, ठीक है, पीछे के लिए चली जाती है इसलिए लिख नहीं पाते अच्छे से। 5 जून से लेकर कितना 31 जुलाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप करिएगा। जुलाई के मध्य यानी बीच में कितने रविवार होंगे? आंसर्स के ऑप्शन में दे देता हूँ। ए 4, बी 6, सी 8 या डी NOT, ठीक है, नॉन ऑफ दीज ऐसे बोल सकते हैं, NOT नॉन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बोल देता हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस चल रहा है, तो आप बताइए कब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, ये भी बताइएगा, ये तो डायरेक्ट आपको बताना है। वैसे 26 जनवरी 2020 को, 20 नहीं है 2000 है, मान चलिए 2000 देते हैं हम आपको को रविवार है, ठीक है। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। आई होप ये सारी विजुअल होंगे आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके बन जाएंगे, बहुत आसान से बनेंगे क्वेश्चन, कोई बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लॉक देख लेते हैं हम जल्दी से, जितने हो पाएंगे कर लेंगे, क्योंकि नीचे मैंने लिख दिया था, वो हो सकता है आपको ना दिखा हो, और नहीं दिखा होगा तो फिर, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा, देख लेंगे वीडियोस। अगर समझ में आया होगा तो वीडियोस आपको मिल जाएगा। अब लास्ट है यहाँ पे आज की वीडियोस का हमारा क्लॉक, घड़ी। बहुत इजी है, बहुत इजी। घड़ी सपोज़ कीजिए ये आपकी वॉच है, ठीक है। ये सपोज़ कीजिए आपकी वॉच है, ये आपका 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये आपका है 9। अब इसमें क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जा सकते हैं ये देख लीजिए। तो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि इनके बीच में एंगल कौन सा हो सकता है। पूछा जा सकता है 12 बजकर, ठीक है, 3 मिनट, मतलब ऐसे लिखा होगा 12 बजकर 15 मिनट्स पर, PM है AM है जो भी हो, ठीक है, पर कितना, पर सुइयों का एंगल बताइए, सुइयों का कोण। या पूछा जा सकता है
आपने मिरर में देखा तो 12:15 नज़र आया। आपने मिरर से एक घड़ी को देखा, मिरर मतलब एक आईने से आपने घड़ी को देखा तो उसमें 12:15 हुआ था। ठीक है, लिख देता हूँ शीशे से देखने पर। तो सही समय क्या है? ये क्वेश्चन इस तरह से आपके बनेंगे। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं बनने वाले हैं आपके। पूछा जाएगा सुइयों का कोड बताना है, या पूछा जा सकता है कि कितनी बार। इसमें देखो 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट जो बनता है वो आपका ये बनेगा कि बताइए एक दिन में ये जो सुइयां हैं ये एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब 0 डिग्री बनाती हैं। 0 डिग्री बनाने का मीन्स ही यही होता है कि ये इस छोटी वाली के ऊपर आ जाए। ठीक है, बड़ी वाली छोटी वाली के ऊपर आ जाए, तभी तो 0 डिग्री बनाएगा, मतलब कोई एंगल नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछा सकता है कि ये जो सुइयां होती हैं कब आपस में विपरीत होंगी, बिल्कुल अपोजिट का मतलब है 180 डिग्री बनाएंगी। तो बस आपको एक फार्मूला याद रख लेना है और उसी फार्मूले के बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फार्मूला होता है 11y2m - 30h, ठीक है, इक्वल टू थीटा डिग्री। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। इसी फार्मूले से आपके सारी चीज़ें लग जाएंगी। जैसे सपोज़ कीजिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 12:15 PM पर सुइयों का एंगल कितना होगा। ठीक है, सुइयों का कोण कितना होगा। तो बहुत इजी हो गया कैसे, क्योंकि हमें टाइम यानी आवर्स पता है। h कितना हो जाएगा 12 और m कितना हो जाएगा 15। ये रख देंगे, थीटा निकल के आ जाएगा 11/2 × 15 - 30 × 12। देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। 15 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। 15 × 15 ऐसे कर लीजिए। 15 × 15 1, 15 × 15 का 5, यहाँ पे 15 × 5 116, 165 हो गया। अपॉन में 2 - 12 × 360। 360 की उधर से आप डिवाइड कीजिए। आपका जो ये मार्क होता है ना, ये ऐसे माइनस का होता है। ये माइनस का मतलब होता है कि आप कोई भी जो भी बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम आपके चांस ये बड़े रखते हैं, तो आप जो इसको आपने कहीं कहीं ऐसे भी लिखा देखा होगा 30h - 11/2 कितना 11/2 m इक्वल टू थीटा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, वो एक ही बात होती है। तो फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। 2 से 36 दूनी 72 होता है, तो 720 - 165 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ज़रा माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 और ये 6 और ये बचेगा हमारे पास 7 में से 5, यानी कि 5 आंसर। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करिए, हमारे पास आ जाएगा जो भी हमारा आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 12:03 पर तो फिर 90 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से कि जब घड़ी हमारी 12 पर होती है, जब दोनों सुइयाँ 12 पे होती हैं, तब छोटी वाली सुई ऐसे होती है। लेकिन जब ये सुई बड़ी की सुई यानी मिनट की सुई आगे बढ़ती जाती है, तो ये भी अपने पोजीशन चेंज करती जाती है। समझ गए? इसलिए जो होती है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें उस समय मिलती है, या तो ये 12 से पहले की बात कर रहा हो या 12 से पहले, लेकिन एग्जैक्ट माना जाता है कि 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब शीशे से देखने की बात कर लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपके लिए काम में आएगा बहुत अच्छे से। इसी के द्वारा सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे क्वेश्चन में या मेरे कोई फॉर्मूले में कोई गलती हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा उसको।
फिर नेक्स्ट देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में याद रखिएगा 12:15, ठीक है। 12:15 आपने देखा कि कितना बज गया, 12:15, लेकिन एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ था ये आपको बताना है। अब 12:15 हुआ होगा, मैं इसको सही से बना देता हूँ एक लाइन से। 12:15 जब हुआ होगा तो आपके अगर अपोजिट पूछा जाए तो हमेशा याद रखना जो मिरर में दिखाई देता है वो उल्टा दिखाई देता है। तो उल्टा दिखाई देने के लिए हम इसको 11:59 से माइनस कर देंगे। 59 नहीं, सॉरी, 11:60 से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 11:60 से इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये 12:15 का आंसर आ जाएगा। अब 11:50 से माइनस करेंगे तो देखिए, क्योंकि हमने जस्ट बताया आपको कि जो ये सुई होगी ये हमारी थोड़ी सी इस साइड होगी भाई, एक यहाँ पे मान लीजिए, तो हमारी सुई भी क्या होगी, ईस्ट साइड जा रही होगी। और जब हमने देखा ये हमारी मिरर में है मान लीजिए, लेकिन इसकी अपोजिट देखेंगे तो मिरर के अपोजिट हमारी दिखाएगी ये सुई यहाँ पे, समझ गया। इस टाइप में हमारी ये सुई दिखाई देगी जब इसको इससे माइनस करेंगे। अब माइनस कर लीजिए, 15 में से इधर 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 45 है ना, 45, यानी कि ये 45 पे है। और ये कितना है, 12 में से 1, यानी कि 1:45 लगभग हुआ होगा, समझ रहे हैं। इसीलिए अगर ये 12:03 दिखा रहा है तो इसका मतलब है ये 1:45 उसमें हुआ है, ये इधर होगी और ये वाली आपकी 45 पे होगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और फिर से कहूँगा मैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपसे नीचे के लिए छूट गया है उसको मैंने जो बोला था उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी से हम आपके 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, आपके ये 4 हो गए, 5 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी हम जल्दी से आपके कवर करा देंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।